नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। शॉर्ट कवरिंग के बाद कल हमने तेजी देखी थी, लेकिन आज फिर से कमजोरी बाजार में बढ़ रही है। आज है वीकली एक्सपायरी और इस वक्त बाजार देखिए दिन के निचले स्तरों के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। 17,112 का जो हाई है आज का, वहां से करीब करीब 100 अंक नीचे 17,000 के स्तर को बचाने की जद्दोजहद। हालांकि ब्रीफली नीचे गया भी था निफ्टी, उसके अगर हम 17,000 के लेवल की बात करें तो निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी है। 445 अंक नीचे निफ्टी बैंक और 12 के 12 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज नतीजों का एक्शन बाजार में दिख रहा है। एचसीएल टेक के नतीजे अच्छे आए थे और वहां पर हम तेजी देख रहे हैं करीब करीब 3% के आसपास की। लेकिन दूसरी ओर विप्रो के नतीजे जो कमजोर आए थे और बाजार में उसकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है। 5.5% ये शेयर नीचे है। गाइडेंस को मिस किया था, यानी कि जो अनुमान कंपनी ने अपनी तरफ से दिया था नतीजों को लेकर या फिर अपने आंकड़ों को लेकर, वो आंकड़े भी कंपनी अचीव नहीं कर पाई। उसके चलते हम देख रहे हैं कि इस शेयर में भारी प्रेशर के साथ ट्रेड हो रहा। 384 रुपए के आसपास का भाव है और इस वक्त निचले स्तरों पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। दूसरी ओर ओएनजीसी, अडानी पोर्ट्स, ग्रासिम, एलएनटी, एसबीआई, कुछ ऐसे और शेयर हैं जो आज बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। सवाल ये कि बाजार में 17,000 के लेवल्स के आसपास क्या सपोर्ट मिलेगा? क्या इस तरह से बाजार घूमेगा या फिर आईटी स्टॉक्स की जो पिटाई है उसके चलते बाजार का मूड थोड़ा सा भी और खराब होगा? यो स्टॉक से पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं, उसके बाद इन सब बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। 9167329008 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे भेज सकते हैं और सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर भी आसानी से आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर। रवि और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। मंदार, पहला सवाल आपसे लेंगे। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी भी है और बाजार कमज़ोर है। 17,000 के आसपास थोड़ा टिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक से मूड ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पूरी तरह से बेयर्स की गिरफ्त में है। आपको क्या लगता है कि आज के दिन का रेंज क्या होगी और क्या निफ्टी में जो कमज़ोरी आई है, क्या इसको आप बाय करेंगे या फिर सेल ऑन राइज ज़्यादा बेहतर होगा? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फिलहाल तो मार्केट एक इनडिसीजन में बना हुआ है, यानी पिछले 2-3 दिनों का ट्रेडिंग सेशन अगर देखते हैं तो जैसे हमने अभी 1 घंटे में पहले देखा कि एक भारी बिकवाली का दौर था। बाजार ओपन हुआ 17,100 के आसपास और वहां से सीधा लुढ़क गया 100 पॉइंट। लेकिन क्या होता है कि ये फॉल के बाद मार्केट में बाइंग भी आ जाता है, क्योंकि एक बेसिकली इनडिसीजन का दौर है, तो दोनों तरफ का एक मूव इंट्राडे में दिखने को मिलता है। अब जो करंट लेवल्स पे फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है, वहां पे सपोर्ट लेवल्स भी हैं, यानी निफ्टी की अगर बात करें तो 16,950 ये बढ़िया सा सपोर्ट है और इस सपोर्ट ने पिछले 2 दिनों से रिस्पेक्ट तो किया है मार्केट ने ये लेवल को। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,500 38,600 ये जो लेवल है, इसे मार्केट ने पिछले 2 दिनों से रिस्पेक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में ये सपोर्ट लेवल्स वॉच करने जरूरी है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होती है तब तक ये इस तरीके का जो एक स्विंगिंग ट्रेड है कि 100 पॉइंट नीचे, उसके बाद अगले 2 घंटों में फिर से 50-70 पॉइंट का एक अपमूव, उस तरीके का दोनों साइड का दोनों डेस क्या है। मुझे लगता है कि बायस फिलहाल जो है बाजार का वो नीचे की तरफ है और निफ्टी जो है वो 16,800 के लिए एम कर रहा है। आज ही नहीं, लेकिन आगे जाते हुए 4-5 दिनों में मुझे लगता है 16,800 का निफ्टी जो लेवल है, निफ्टी एक बार टेस्ट करेगा। बैंक निफ्टी के केस में मुझे लगता है कि 38,000 से लेके 37,500 का लेवल अगले 1 हफ्ते में बाजार जरूर टेस्ट करेगा। ठीक है, निफ्टी बैंक के लिए 37,500 और निफ्टी के लिए 16,800। अगर हम अगली एक्सपायरी की बात करें, वीकली एक्सपायरी की बात करें अगर मंदार, तो क्या लगता है कि शॉर्ट करके जाएं? हाँ अभिषेक जी, जो बायस है कि वो वीक वाला बायस है, निगेटिव बायस है। ऊपर की तरफ आपको दिखेगा कि कंटिन्यूअस बिकवाली आ रही है,
तो मुझे लगता है कि अगली एक्सपायरी के लिए बाजार में शॉर्ट रहना वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई निफ्टी को अगर शॉर्ट करता है तो इसमें जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर में 17,350 का स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ, और मुझे लगता है कि 16,800 का नीचे एक बार निफ्टी टेस्ट करेगा। थोड़ा सा मंदार ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा फेवरेबल नहीं लग रहा। 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ऊपर का दे रहे हैं, नीचे 16,800, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्या? अभिषेक जी, एक्चुअली 17,350 ये एक बढ़िया सा स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड के लिए। इससे नीचे भी कर सकते हैं लेकिन ये सेफ स्टॉप लॉस होगा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 16,800 ये इमीडिएट सपोर्ट बनता है। ऐसी बात है नहीं कि वहां पे निफ्टी रुक सकता है। अगर जो करंट लेवल्स हैं ये अगर ब्रेक करके निफ्टी नीचे चलता है तो मुझे लगता है कि 16,800 भी निकल जा सकता है। तो 16,400 के लिए भी निफ्टी नीचे की तरफ एम कर सकता है, इसलिए 17,350 बढ़िया सा स्टॉप लॉस। बढ़िया। 17,350 के स्टॉप लॉस के साथ आपको अगली वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी को शॉर्ट करने की सलाह है। 16,800 और उसके नीचे 16,400 के भी स्तर आपको बाजार में देखने को मिल सकते हैं। जो बायस है वो है नेगेटिव। तो बाजार को लेकर आपकी रणनीति होगी। अब सीधे आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। प्रभात कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रभात जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर जी। मेरा पूछना है कि जेपी एसोसिएट्स का हमने 2000 शेयर लिया है। हेलो जी जी जी। जेपी एसोसिएट्स का सर मैंने 2000 शेयर खरीदा है 11 रुपए 13 पैसे पर। ठीक है प्रभात जी, आपसे ये जानेंगे कि आपने जो शेयर खरीदा है ये आपने ट्रेड के लिए लिया है, निवेश के लिए लिया है, या फिर आपको लग रहा है कि मौका भी है, चौका मार देना चाहिए? जी मैंने इसे निवेश के लिए लिया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से लिया था सर तब से ये ट्रेड नीचे की ओर ही भाग रहा था। लेकिन बहुत दिनों के बाद लगभग 6 मंथ के बाद जो है अभी थोड़ा सा ऊपर गया है, तो क्या मैं रखूँ या इसे बेच दूँ? ठीक है, ये आपने बढ़िया सवाल पूछा हमसे कि अभी थोड़ा सा आपके भाव के आसपास है या फिर ऊपर है। तो आपका सवाल ये है कि यहाँ से निकल जाना बेहतर रहेगा क्या? और रवि, जब से हमने खबर आई थी कि अडानी ग्रुप जो है जेपी के जो सीमेंट एसेट्स है उनको खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है, उसके बाद से हमने रौनक देखी थी जेपी एसोसिएट के शेयर में। इनके भाव से अभी ऊपर आ गया है। फंडामेंटली ये बताइए कि क्या कुछ वैल्यू बनती है अगर किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो, या फिर एक बढ़िया मौका है एग्जिट का, अब यहाँ से निकल लेना ही बेहतर होगा? देखिए प्रभात कुमार जी, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। जब तक आप बात कर रहे हैं तब तक पहले तो सौदा एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये शेयर काफी जो है वो न्यूज बेस्ड है और इसके फंडामेंटल की तो चर्चा करना बेकार है, क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो कंपनी के लॉसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। और आप लॉन्ग टर्म के लिए जब भी निवेश करने की रणनीति बनाएं तो ऐसे स्टॉक की बनाएं जो आपको लंबे टर्म पे डिविडेंड भी दे, ग्रोथ भी दे, पैसे भी दे और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज भी रहे। तो पहली बात है, ये स्टॉक उन सभी चीजों पे खरा नहीं उतरता, पूरी तरह से एग्जिट होना बनता है। और अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट में, नहीं तो आप एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले अगर काट रहे होते तो आपको 6 रुपए में काटना पड़ता। तो मुझे लगता है आपको तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए। रही बात निवेश की, आपके सामने अभी एग्जांपल है, आईटी सेक्टर काफी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, उसमें से आप स्टॉक चूज कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैं 1-2 स्टॉक्स बताता हूँ। फेडरल बैंक आप ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा आप ले सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स पे निवेश करिए जिनका भविष्य अच्छा है। इसका भविष्य पूरी तरह से खराब है, एग्जिट। ठीक है, भविष्य देखिए। और जो ऑप्शंस आपको बताए हैं रवि ने, वहां पर आप अपने निवेश की पोजीशन बना सकते हैं। जेपी एसोसिएट से इस वक्त निकल जाने में ही समझदारी है, अच्छा मौका मिल रहा है और इसका आप इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। ओडिशा से समीर कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी मैं अदानी पावर का शेयर लिया था जी 21 जून को 240 रुपए पर, राइट? 246 रुपया 54 पैसे से 200 वो बेच दूंगा या रखूंगा, होल्ड करूंगा? 256 रुपए। ठीक है, 256 की बाइंग है और इस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा है 347 रुपए के आसपास। हमने देखे थे कि 400 रुपए के आसपास तक भी ये शेयर गया था। अगर हम पिछले महीने की अगर बात करें, सितंबर की ही, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर इसमें आ रहा है और अभी 350 के आसपास है। मंदार, अडानी पावर थोड़ा प्रेशर आया है। अगर हम महीने भर की बात करें तो 10-12% ये शेयर नीचे आया है और अब तेज़ रफ्तार भी देखी हमने शेयर में।
तो थोड़ा सा लाजमी था कि थोड़ी गिरावट तो आएगी ऊपरी स्तरों से, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और वो प्रॉफिट टेकिंग आई। अभी अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास या फिर थोड़ा सा करेक्शन अभी और बढ़ेगा? समीर को क्या सुझाएंगे आप? अभिषेक जी देखिए 340 का एक बढ़िया सा सपोर्ट है इस स्टॉक में। तो समीर जी देखिए 340 का लेवल आपने वॉच करना है। मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ही बेहतर लेवल पे बाय किया है, एक अच्छा खासा मुनाफा भी आपको इस स्टॉक में हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस तरीके का बाजार फिलहाल बना हुआ है कि ऊपर की तरफ वीकनेस है, इनडिसीजन काइंड ऑफ अ ट्रेड बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट आप ले लीजिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बाकी की पोजीशन होल्ड कीजिए। 340 का सपोर्ट है, तो मेरी राय रहेगी कि 310 के करीबन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये 310 का जो स्टॉप लॉस होगा वो आपके केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, यानी वो ट्रिगर भी अगर हो जाता है तो आप प्रॉफिट में बाहर आप निकल जाओगे। लेकिन ध्यान रखिए ये लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना है, 10% 20% जो कुछ हो आपको कंफर्टेबल रखने के लिए उस ट्रेड में वो मुनाफा ले लेना है और बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। ठीक है, अडानी पावर को लेकर ये व्यू, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए है, डीपी महाजन जी के पास है डेल्टा कॉप की 1800 शेयर 190 रुपए के भाव पर। इनके भाव से तो फायदा हो रहा है, लेकिन कल हम डेल्टा कॉप के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, और जो आय रही है उनकी दूसरी तिमाही की वो रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गई है, और मार्जिन्स को भी कंपनी सस्टेन करने का भरोसा जता रही है, और आगे फोकस में होगा अब डेल्टा टेक का आईपीओ भी। डेल्टा कॉप, रवि आपके क्या व्यू है इस शेयर पर, और महाजन जी को क्या इसमें बना रहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे और काफी क्लियर आपने क्वेश्चंस पूछे, जिससे कि काफी अच्छा व्यू मिलता है हमारे लिए भी, और जिससे कि हम लोगों को बता सकें। 213 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है, 300 रुपए से करेक्शन इसमें स्टॉक में आया था, और अब कहीं ना कहीं से वैल्यू बाइंग के लिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको 250 और 270 ये दो लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो आप उसको एवरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अभी मार्केट जिस हिसाब से साउंड कर रहा है उसके हिसाब से आपको इस स्टॉक में अभी बने रहना चाहिए, और अपसाइड के ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, डेल्टा कॉप को लेकर ये भी बने रहने की सलाह है। जयमीन मिस्त्री जी का व्हाट्सएप आया है, इनके पास है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के 28 शेयर 510 रुपए के भाव पर। आई थिंक आईपीओ के प्राइस के इनके पास शेयर हैं, और लिस्टिंग के बाद से हमने इसमें लगातार गिरावट देखी है। 15 सितंबर को ये शेयर लिस्ट हुआ है, और अब देखिए 466 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। अब तक जो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, शायद ही 4-5 सत्र ये शेयर ऊपर की तरफ चाल दिखाया है इसने, अदरवाइज ये नेगेटिव टेरिटरी में लगातार ये ट्रेड कर रहा है। रवि, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी, इस पर क्या व्यू है आपका? जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दो स्टॉक्स का नाम लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक। ट्रेन बदल लीजिए, रास्ता बदल लीजिए, ये वो ज्यादा अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। ये स्टॉक अभी गिरावट के जोन में है, और गिरते हुए अभी आपको ये 350 और 380 के लेवल दिखा सकता है। तो जब तक वो लेवल दिखाए, भले आपको यहाँ पे लॉस जरूर है, लेकिन फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के रेट कम है, तो आप उतनी ही उससे ज्यादा क्वांटिटी वहां पर परचेज कर पाएंगे, और वो ट्रेंड में आते हैं तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर दे के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रेड पकड़िए, और या फिर आप फेडरल बैंक की ट्रेड पकड़िए, लेकिन इस ट्रेड से निकल जाइए, क्योंकि ये आपको अभी नुकसान और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसमें लगातार गिरावट हम देख रहे हैं, वहां से बदलकर बैंक ऑफ बड़ौदा या फेडरल बैंक में स्विच करने की राय मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से अगले कॉलर हमारे साथ अनुज सिंह फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? मैम मेरे पास सेल के 3000 शेयर्स हैं अभी। ओके, क्या बाइंग और प्राइस मेरी है आपकी? बाइंग है 95.50। ओके, 95.50, और अभी प्राइस चल रहा है 78 के आसपास। क्वांटिटी थोड़ी हैवी है, 3000 शेयर्स इन्होंने एक्यूमुलेट किए हुए हैं। पर एक बार मंदार जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए हाल फिलहाल थोड़े से निचले स्तरों से हम देख रहे थे कि स्टील और मेटल काउंटर्स जो हैं वो एक रीबाउंड दिखा रहे थे ऊपर की तरफ, पर फिर से एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पर क्या एक इसे करेक्टिव एक्शन के तौर पे ले, क्या फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है? क्या सलाह रहेगी आपकी? शिष्टी जी देखिए, फिलहाल तो सेल का स्टॉक जो है वो पिछले 2 महीनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 73-74 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर में
84 85 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करके चलता है तो इनका जो भाव है खरीदी प्राइस अनुज जी का वो मिल जाएगा, वो तो आ जाएगा 100 110 की टारगेट्स बन जाएंगे ऊपर की तरफ। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये होना, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये तगड़ा रेजिस्टेंस है और 3 बार पिछले 2 महीनों में स्टॉक कोशिश कर चुका है ऊपर जाने की, लेकिन ये लेवल्स ब्रेक नहीं कर पाया। तो लेकिन इनडिसीजन सा दौर है, इसलिए मैं एग्जिट की राय भी नहीं दूंगा। रेंज में ट्रेड कर रहा है इसलिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर, यानी इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रख सकते हैं। जो इस रेंज का लो है 73 का, उसके नीचे का स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं 72 का। हाँ, ये बात जरूर है कि स्टॉप लॉस बहुत नीचे है करंट लेवल से, लेकिन वो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस होगा ये करंट पोजीशन, करंट फॉर्मेशन के केस में। सो 72 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 85 जब भी ब्रेक करता है तब ऊपर के टारगेट्स इसमें जरूर बनेंगे। ठीक है, 80 रुपए से ऊपर के टारगेट्स बनेंगे सेल में, भरोसा रखिए और इस शेयर में बने रहिए। शुभम हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। शुभम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स ले रखे हैं 400 जी। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, तो सर ये शेयर सर डाउन होता जा रहा है सर। मैंने इसे खरीदा था 397 के प्राइस पे। शुभम आप स्टूडेंट, मेरे को सर इसमें होल्ड करना चाहिए या सर क्या करना चाहिए सर, मैं इसकी राय चाहूंगा। पहले ये बताइए शुभम कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सर मैं 12th क्लास में हूँ सर, मैंने कॉमर्स ले रखी है। आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 12th क्लास में? यस सर। क्या बात है, गजब। सृष्टि 12th क्लास में है शुभम, और देखिए इन्वेस्टिंग को लेके कितने सजग हैं। सीए बनना है और अभी से स्टॉक पिकिंग शुरू कर दी है। आई जस्ट होप अभिषेक के इन्वेस्टिंग हो और ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग हाँ। को लेकर काफी नहीं, 450 के भाव की तो फिर तो मुझे लगता है कि भले ही ट्रेड के लिए लिया हो, लेकिन अब तो इन्वेस्टर बन गए हैं ये। हाँ, अभी फिलहाल तो इनको लॉस हो रहा है। टाटा मोटर्स 396 पर ट्रेड कर रहा है। रवि, टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, शुभम नहीं तमाम ऐसे लोग होंगे जो शायद 450, 500 या फिर 550 के भाव पर भी शेयर लिए होंगे। तब तो उम्मीद में लिए होंगे, लेकिन अब शायद थोड़ा सा फंसा हुआ अपने आप को जरूर महसूस कर रहे होंगे। हालांकि कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफ़ी एग्रेसिव प्लान्स हैं, एक्सपेंड भी कर रही है, अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, उसके जो नए लॉन्चेज अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, लेकिन शेयर थोड़ा सा नाखुश कर रहा होगा। आपका क्या व्यू है टाटा मोटर्स पे, और शुभम के भाव कब तक आएंगे और भाव से बढ़ के थोड़ा बड़ा मुनाफा कब होगा? देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। 12th क्लास का अगर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, लड़का इन्वेस्ट कर रहा है और अभी से स्टॉक मार्केट पे देख रहा है, तो मुझे लगता है कि भावी एनालिस्ट या तो बनेगा या तो फिर इन्वेस्टर बनेगा, जो कि आपके चैनल पे वापस दिखाई देगा। तो बहुत अच्छा है कि आप शुभम कंटिन्यू करो। और अभी स्टॉक्स में कुछ चीजें बताता हूं जिसे आप जरूर देखो। सबसे पहले तो आप अगर टेक्निकल देख रहे हो तब आप ये जरूर देखो कि 200 डे और 50 डे के स्टॉक ऊपर चल रहा हो, पहला। दूसरा, अगर फंडामेंटल देख रहे हो तो सिंपल 4 क्वार्टर किसी भी इकोनॉमिक टाइम की जो वेबसाइट है उस पर खोलिए, स्टॉक का नाम डालिए, आप फाइनेंशियल्स पे जाइए, 4 क्वार्टर अगर पॉजिटिव रहे हैं तो वो स्टॉक को परचेस करने की सोचिए। अगर 4 क्वार्टर में गिरावट रही है तो उस स्टॉक को निवेश करने से बचिए। अभी जो स्टॉक है, देखिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा है, लेकिन आप शायद शॉर्ट टर्म थोड़ा सा यहाँ पर निवेश करना चाह रहे होंगे। स्टॉक में 370 रुपए के नीचे के लेवल शायद नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन वोलेटिलिटी थोड़ी डाउन है। अपसाइड में 450 आने के लिए कम से कम इसको चाहिए अभी दिसंबर का एंड या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक। अब अगर इस स्टॉक में रहना है तो आप बने रह सकते हैं इस स्टॉप लॉस से कि 370 के नीचे जाएगा। तो मैं दूसरा आपको तरीका बता रहा हूं, 370 जैसे ही ये काटता है आप दूसरा स्टॉक ले लीजिएगा, और वो स्टॉक है रिको ऑटो। आप अभी होल्ड करके रखिए, 370 का आता है लेवल तो रिको ऑटो 56-57 रुपए का स्टॉक चल रहा है, और वो इस आपका 400 के क्वांटिटी में या 400 के प्राइस पे काफी स्टॉक आप खरीद सकते हैं, और वो जब पुल बैक करेगा तो आपका वहां प्रॉफिट रिकवर करा देगा। तो पेशेंसली, स्ट्रेटेजिकली आप वर्क करिए, और अच्छा है थोड़ा पढ़िए जिससे कि आपको फायदा भी मिले और आपको मुनाफा भी यहाँ पर बढ़ सके। ठीक है, तो रिको ऑटो को खरीदने की सलाह दे रहे हैं रवि, टाटा मोटर्स के बजाय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा विप्रो पर नज़र डालेंगे। जो इसमें गिरावट है वो बढ़ रही है, और अब शेयर है 6% नीचे, 380 रुपये के आसपास के भाव आपको विप्रो में दिखेंगे। 381 रुपये 70 पैसे ये लो है। दरअसल प्रॉफिट में करीब हमने 10% की गिरावट देखी थी।
आय हालांकि ऑपरेशन से बढ़ी थी, लेकिन आगे का जो गाइडेंस है जिसको बाजार अब देखना चाहता है वहां पर ज़्यादा फोकस होता है। तो स्ट्रीट के जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे कम गाइडेंस कंपनी ने दिए हैं और रेवेन्यू के फ्रंट की अगर बात करें तो, और ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू है वो भी शेयर पर कुछ खास बुलिश होता नहीं दिख रहा है। विप्रो मंदार क्या लग रहा है, क्योंकि अब देखिए 6% की गिरावट है, दिन के निचले स्तरों के आसपास है, IT पैक में सबसे कमज़ोर परफॉर्म कर रहा है और पीछे भी हमने देखा था कि कुछ इसी तरह का ट्रेंड था। अगर हम विप्रो में अगर साल भर की अगर हम रिटर्न देखें या फिर इस साल की अगर हम बात करें तो 45-46% की वेल्थ इरोड हो गई है निवेशकों की। आपको क्या लगता है कि ये कहीं रुकेगा शेयर, नीचे गिरावट पर कहीं मौके बनेंगे, कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर अभी भी शॉर्ट करके इसमें पैसा बन सकता है? अभिषेक जी देखिए, विप्रो के केस में 384 385 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था। ये एक ऐसा लेवल है कि जहां से ये स्टॉक पिछले 1.5 साल में मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक कर चुका है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और आज के इंट्राडे में यही लेवल स्टॉक ने ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो अभी करंटली 382 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये 384 385 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें वीकनेस बना रहेगा। नीचे अगला अच्छा सपोर्ट कहां पे, तो सीधा 330 और 300 रुपए के लेवल्स पे। सो 330 से लेके 300 इस तरीके के नीचे के इसमें सपोर्ट्स बनते हैं। तो लेकिन मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। अगर ये 384 के नीचे क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि जैसे आपने पूछा कि क्या शॉर्ट पोजीशन में पैसा बनेगा, तो हाँ जरूर शॉर्ट पोजीशन में इसमें पैसा बनेगा। जो शॉर्ट पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 387 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे 330 और 300 ये टारगेट्स बनेंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ विप्रो में ट्रेड कर सकते हैं, पर निचले स्तरों पे जो टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं वो ध्यान रखिए। नतीजों के बाद वीकनेस जो है हमें गहराती हुई दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली व्हाट्सएप क्वेरी आई है बालकृष्ण की। ये IEX पे राय जानना चाहते हैं। 287 शेयर्स हैं इनके पास और 247 इनकी बाइंग प्राइस है। हम लगातार देख रहे हैं कि काउंटर में गिरावट गहराती जा रही है और अब जो है करीब 150 के भी नीचे ये काउंटर फिसल चुका है। रवि जी एक बार आपसे समझेंगे। देखिए बहुत तेज़ रनअप इसमें हमने आते हुए देखा और उतना ही शार्प ऊपरी स्तरों से करेक्शन भी आ रहा है। क्या यहाँ पे कुछ एवरेज आउट करने की आप राय देंगे, क्योंकि जो पूरी स्टोरी बिल्डअप हो रही थी कि पार एक्सचेंजेस में वॉल्यूम बढ़ेगी, उससे कंपनी को फ़ायदा होगा, क्या वो स्टोरी फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है और एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? देखिए सृष्टि जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक अप्रैल के बाद से, यानी अप्रैल लास्ट ईयर अप्रैल से ये स्टॉक में गिरावट चालू हुई है और लगभग यहाँ पर अभी देखें तो अक्टूबर आ गया और अभी 140 के पास आ गया। अप्रैल में 240 रुपए के पास ये स्टॉक ट्रेड होता था और उस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल थे, लेकिन हाल फिलहाल में इसके फंडामेंटल काफी जो है वो खराब नजर आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एग्जिट करने की राय तो नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि एवरेज भी अभी करने से थोड़ा बचना चाहिए। 130 और 35 के आसपास तक के लेवल आपको नजर आते हैं तो शायद एवरेज के लिए अच्छा होगा। और अभी 10 रुपए की थोड़ी डिस्टेंस और है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखते हैं तो वो 10 रुपए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर ये स्टॉक देखते हैं तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली थोड़ा निकलना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक थोड़ा सा वापस से परफॉर्मेंस आती है, 170 के ऊपर चलता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पे देखने को मिलता है या एबिटा ग्रोथ देखने को मिले, तो कुछ हिंट वहां पर आता है तभी आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ओवरऑल अभी सेंटिमेंट काफी पुअर है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप अभी कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, 2 से 3 महीने का समय यहाँ पर और दीजिए, उसके बाद फिर इस पे डिसीजन लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर 130 और 135 के बीच में आता है तो वहां पर थोड़ा सा एवरेज ऑन कर सकते हैं। ठीक है, IEX को लेकर रवि का ये व्यू, लेकिन अब आप लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। और कमोडिटी बाजार में आपको कमाई के मौके बताने के लिए, आपको उस मार्केट से, उस सेगमेंट से आपको जागरूक कराने के लिए रोज हम ये खास सेगमेंट लेकर आते हैं। और विश्वमोहन कल आपको बताए थे कि सिल्वर मिनी क्या होता है और आप कैसे उसमें ट्रेड करके फायदा कमा सकते हैं। विश्वमोहन फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विश्वमोहन बताइए आज क्या समझाने वाले हैं आप? देखिए आज कमोडिटी की ABCD में हम बात करने वाले हैं गोल्ड गिनी को लेकर। MCX का एक प्रोडक्ट है
जिसके अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये सिर्फ 8 ग्राम का प्राइस दिखता है। आमतौर पे आप गोल्ड के प्राइस 10 ग्राम में 1 तोला के तौर पर देखते हैं और इसका प्राइस करंट भाव अगर आप देखेंगे तो 40,000 के आसपास है। तो इसका ट्रेडिंग यूनिट भी 8 ग्राम के हिसाब से है। हालांकि लॉट साइज सिर्फ एक ही है, 1 रुपए के लॉट साइज 8 है, लेकिन टिक साइज 1 है जो प्रति 8 ग्राम के हिसाब से टिक साइज होता है। तो 1 रुपए ऊपर नीचे भाव जाएगा, फिर आपको 1 रुपए भाव ऊपर नीचे जाने पे आपको नुकसान और फायदा भी 1 रुपए का ही होता है, लेकिन ट्रेडिंग यूनिट 8 का है। और यहाँ पर कंपलसरी तौर पर आपको डिलीवरी लेना जरूरी है। एक्सपायरी तक अगर आपके खुले सौदे हैं, सौदा आप क्लोज नहीं करते हैं, तो आपको डिलीवरी दी जाएगी कंपलसरी तौर पर और आपको 8 ग्राम का भाव जो फिलहाल 40,000 के आसपास है तो वो डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी कैसी होगी? तो डिलीवरी LBMA यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन या MCX से जो अप्रूव्ड सप्लायर्स होंगे उनकी तरफ से डिलीवरी होगी और ये सोने की जो डिलीवरी होगी 99.9% प्योर होगा। तो आपको शुद्धता को लेकर कोई चिंता नहीं है। 40,000 रुपए में आप 8 ग्राम सोने का बार या क्वाइन के तौर पर आपको डिलीवर की जाएगी, जो आपके घर पर आराम से आपको मिल जाएगा। तो एक आसान तौर पर इसलिए है क्योंकि एक तो आप वायदा में ट्रेड कर रहे हैं, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगर वायदा में अगर सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं तो आप डिलीवरी लीजिए LBMA के गोल्ड की और बेहतर तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ज्वेलरी में इस्तेमाल करें या गोल्ड को आगे बेचना चाह रहे हैं तो बेच भी डीमैट में भी रख के आगे भी बेच सकते हैं। जी ठीक है, तो MCX गोल्ड पर मिनी गोल्ड फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करें, ये पूरी जानकारी हमें विश्व मोहन ने दी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कमोडिटी की ABCD क्लास में दर्शकों को नई जानकारी देने के लिए। पर चलिए फिर से अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अगले दर्शक की क्वेरी आई है और इनका नाम है जीतू। ये CG कंज्यूमर्स पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास करीब 50 शेयर्स हैं और 230 के आसपास इनकी बाइंग प्राइस है और अच्छे प्रॉफिट में इनको अभी काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है इसमें। रवि जी एक बार आपसे समझेंगे। देखिए क्वांटिटी भले ही छोटी है पर अच्छा स्टॉक सिलेक्शन इन्होंने किया है। आगे की चाल किस तरीके से देखने को मिल सकती है और कितने प्रॉफिट्स की उम्मीद करें यहाँ पे? रवि जी शायद म्यूट है आपका। जी क्षमा करिए। अभी देखिए जिस हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आ सकती है और चूंकि वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यहाँ पर स्टॉक चल रहा है और आपने सही कहा कि थोड़ी मुनाफा वसूली करने की यहाँ पर राय दी जा सकती है। देखिए त्योहारों का सीजन आ रहा है, दिवाली के लिए अगर थोड़े बहुत आपको फेस्टिवल को एंजॉय करना है और थोड़े खर्चे करने हैं तो ये स्टॉक से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये 410 रुपए तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्शियली यानी कम से कम 50% पोजीशन अगर आप बुक कर सकें, थोड़े से स्टॉक को काट सके, अपना मुनाफा निकाल सके मार्केट से, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, CG कंज्यूमर ये व्यू आपके लिए रवि की तरफ से। लेकिन TCS को लेकर देखिए खबर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने करार किया है, लेकिन शेयर में हम कोई ख़ास एक्शन नहीं देख रहे हैं, बल्कि 1% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है TCS का शेयर। नतीजे इसके ठीक ठाक आए थे लेकिन कहीं ना कहीं आगे डिमांड को लेकर कंसर्न्स हैं और उसके चलते प्रेशर बना हुआ है। लेकिन आज आने हैं इन्फोसिस की दूसरी तिमाही के नतीजे यानी कि सितंबर क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं और अच्छी रिकवरी हम इन्फोसिस में निचले स्तरों से दिन के देख रहे हैं और हरे निशान में आ गया है इस वक्त इन्फोसिस के शेयर की बात करें तो। लेकिन इन्फोसिस के नतीजे कैसे आएंगे, कहां पर आपको फोकस करना नतीजों में, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा बताइए इन्फोसिस आप कैसी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपणियों ने काफी ज्यादा निराश किया है। जी आज आएंगे इन्फोसिस के नतीजे और हमारा अनुमान है कि आज नतीजों से ज़्यादा जो बाईबैक को लेकर घोषणा हो रही है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा देखना और बाजार की नज़र वहाँ पर रहेगी और हम अनुमान करके चल रहे हैं कि 10,000 से 15,000 करोड़ तक का बाईबैक की घोषणा यहाँ पर कंपनी कर सकती है। अब किस प्राइस पे करती है ये देखना होगा। लेकिन फाइनेंशियल्स की बात करें तो इन्फोसिस के केस में भी कमेंट्री क्या आती है, गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो वहाँ पर हमारा अनुमान है जो आंकड़े हैं वो करीब 4,590 मिलियन के आसपास आ सकते हैं। रेवेन्यू टर्म्स में करीब 36,520 करोड़ के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं।
एबिट मार्जिन 20.5% के पास रहेगा और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में 4.8% ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ आंकड़े होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। मार्जिन पर नज़र रखिए, यहाँ पर कुछ दबाव दिख सकता है। कंपनी की तरफ से कुछ सैलरी हाइक भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसका असर इस बार मार्जिन पर पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी छमाही की जो कमेंट्री है वो काफ़ी कॉशियस हो सकती है। डील को लेकर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा हायरिंग ट्रेंड और एट्रिशन रेट कैसे दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी सारी कंपनियों को भी कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। तो इन्फोसिस के केस में क्या होता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी इन्फोसिस के नतीजों में। पहले तो बायबैक क्या होता है, कमेंट्री क्या आती है कंपनी की तरफ से और आगे के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, इन्फोसिस की कमेंट्री खास तौर से मार्जिन, इसके अलावा अट्रिशन, डील, डिमांड, ये सब कुछ फोकस में रहेगा। हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिकवरी है। 1416 रुपये से अब देखिए बढ़ के 1430 रुपये पर यह शेयर पहुंच गया है। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन एक झटका शुरुआती सत्र में दिखा था और वहां से इस वक्त शेयर जो है उभरने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मंदार आपसे समझना चाहेंगे कि जिनके पास इन्फोसिस है, अब चूंकि ऐसा निराशाजनक मान लीजिए माहौल चल रहा है बाजार में कि थोड़ा डर लगता है कोई पोजीशन लेने से पहले, नतीजों से पहले, लेकिन आप ये बता के रखिए लोगों को कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा के रखें वो। मंदार जी। अभिषेक जी देखिए, फिलहाल यानी हमने पिछले 10 म्यूट पे चले गए या एक्सट्रीमली सॉरी जी। अभिषेक जी देखिए, पिछले 10-11 महीनों में जो हमने आईटी स्टॉक्स में सेलिंग देखा है, गिरावट देखी है, वो अब इन्फोसिस की बात करें तो पिछले 5 महीनों से तो एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट कहां पे बनता है, तो 1360 से लेके 1380 इस तरीके का ये इस स्टॉक में सपोर्ट बना हुआ है। अब ये क्या ये सपोर्ट रिस्पेक्ट कर पाएगा, तो ये क्वार्टरली अर्निंग्स पे डिसाइड होगा। अब जिस तरीके से विप्रो में हमने देखा कि वो सपोर्ट ब्रेक करते जा रहा है, तो इसलिए ये सपोर्ट जो लेवल्स हैं ये वॉच करने बहुत जरूरी है और सारे आईटी स्टॉक्स के बारे में इसी तरीके का व्यू बनेगा। तो इन्फोसिस के केस में 1360 का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ अच्छा अगर सुनने को मिलता है, तो ऊपर की तरफ इसमें हमें 1480 से लेके 1550 तक की एक मूव भी देखने को मिल सकती है। तो लेकिन ये डिसाइड होगा क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद। ठीक है, इन्फोसिस नतीजे फोकस में, और नतीजों के अलावा एक जो बड़ा ट्रिगर है वो है बायबैक का। 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक के बायबैक का ऐलान कंपनी कर सकती है। देखना ये होगा कि कंपनी ओपन रूट लेती है, ओपन मार्केट वाला, या फिर टेंडर रूट के जरिए ये बायबैक शेयर करती है अपने शेयर। आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले जरा एक बार देखते हैं कि बीएसई की शेयरों की, बीएसई पर लिस्टेड सेंसेक्स की क्या तस्वीर बन रही है। इस वक्त सिर्फ 9 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और इन 9 शेयरों को आज लीड कर रहा है एचसीएल टेक अच्छे नतीजों के बाद। उसके अलावा सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम आज तेज़ी के मूव देख रहे हैं और थोड़ी थोड़ी रिकवरी हम देख रहे हैं कि रिलायंस में आ रही है हल्की सी, अब ये हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें विप्रो सर्वोपरि है, तो सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर भी आज आईटी का है और सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर भी आईटी का है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें या फिर निफ्टी की भी बात करें, सेम तस्वीर है। एलएनटी कमज़ोर है, एचडीएफसी बैंक कमज़ोर है। एशियन पेंट्स में फिर से आज कमज़ोरी देख रहे हैं, 32 रुपये के आसपास के भाव हैं। हालांकि एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री जो है थोड़ी अच्छी आई है कि अपना जो आउटलुक है वो आगे मजबूत है और अपने सेगमेंट में जो भी इनके पेंट के जो ब्रांड्स हैं उनकी अच्छी वहाँ पोजिशनिंग है। बावजूद इसके हमने कल भी शेयर पर प्रेशर देखा था और आज भी प्रेशर है। मंदार, एशियन पेंट्स आपको लगता है कमजोरी और गहराएगी या फिर अभी थमे की मौके बन सकते हैं, कॉन्ट्रा बाय बन सकता है यहाँ पे? अभिषेक जी देखिए, एशियन पेंट्स बेसिकली एक कंसोलिडेशन करेक्शन में बना हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसी हफ्ते में अगर देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें सपोर्ट बना हुआ था 3230 के लेवल्स पे, 3230 के लेवल्स पे।
तो ये लेवल ब्रेक करके ये स्टॉक नीचे चला है। तो अगर 3230 के नीचे ये स्टॉक बना रहता है तो इसमें जो करेक्शन है वो और बढ़ सकता है नीचे की तरफ। इसमें 3100 तक का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है और वो भी इमीडिएट यानी अगले 1-2 हफ्ते में ये मूव बन सकता है। तो इसलिए 3230 का लेवल वॉच करना है। 3230 के नीचे वीकनेस है, 3230 के रिस्पेक्ट करके अगर ये फिर से ऊपर आके क्लोज होता है तो चिंता वाली बात है नहीं, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 3190 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। तो 3190 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, पर ऊपर से बिकवाली का दबाव ही आ रहा है। एशियन पेंट्स फिलहाल अभी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप क्वेरी आई है राजेश जी की। ये जी एंटरटेनमेंट पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 500 शेयर्स हैं और 275 जो है इनकी बाइंग प्राइस है और हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल है ये पर्टिकुलर काउंटर भी। देखिए CCI से अप्रूवल भी मिल गया था सोनी के मर्जर के साथ। उस दिन जो है शेयर में रौनक ज़रूर थी, बट उसके बाद से ही बिकवाली का शिकार हो रहा है ये। रवि जी, एक बार आपसे समझेंगे, क्योंकि जब ये डील भी अनाउंस हुई थी और जब अप्रूवल एक एक करके मिलने लगे तो शेयर में जान ज़रूर दिखी थी, पर उसके बाद ज़्यादा मोमेंटम पिक नहीं हुआ जिस तरीके से एनालिस्ट ऐसे उम्मीद कर रहे थे कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में के लीडर बनकर आएंगे और साथ ही फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट करेंगे। पर शेयर इतना ज़्यादा उसको रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय रहेगी? अभी भी मौका है निकल जाने का, क्या करना चाहिए? जी सृष्टि जी, देखिए इस स्टॉक में काफी हद तक न्यूज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू फंडामेंटल, और जब भी कुछ ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखता है तो ये स्टॉक बड़ी इजीली जो है वो 300 और 350 की रेंज की तरफ जाता है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाता। और अभी ये गिरावट के ट्रेंड में, और ये मुझे लगता है 220 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपने ये स्टॉक खरीदा है तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप अपनी पोजीशन से एक बार एग्जिट होइए, क्योंकि 220 के अगर नीचे भी जाता है तो स्टॉक और थोड़ी सी सिचुएशन खराब कर सकता है। और आपने बिल्कुल सही फंडामेंटल जो डेवलपमेंट थे वो बताई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार तो यहाँ पर आपको एग्जिट होना चाहिए। थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है मार्केट में, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, वापस गिरता हुआ 220 के लेवल तक दिखा सकता है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट 220 रुपए तक फिर से गिर सकता है। आप प्रदीप का सवाल लेंगे। प्रदीप ने हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल भेजा है। इनके पास है मैक्स हेल्थ के 980 शेयर और 230 रुपए का भाव है। प्रदीप हमारे साथ फोन पर भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। पूछिए, आप पहले ही बताइए कि आपने शेयर ये लिए कब थे, निवेश का इरादा है या फिर ट्रेड करना चाहते थे, और कितना समय इसको आप दे सकते हैं अब? मैक्स इंडिया से जो कंपनी मर्ज हुई थी जी, मैक्स चल गया तब लिया था, तब मुझे 120 के आसपास मुझे लॉट हुआ था। फिर लास्ट में आउट हो गया था इससे 280 के आसपास। फिर से मैंने बाय किया 230 रुपए पे, फिर से मैंने 230 रुपए फिर से बाय किया, और मेरे को करीब करीब डेढ़ से 2 साल डेढ़ साल हो गई करीब करीब इसको होल्ड किए हुए। अब क्या करूं मैं, बताइए। मैं सर इसको सेल करना चाहिए कि इसको होल्ड करना चाहिए? चलिए, आपको प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा हो रहा है प्रदीप। ऑलमोस्ट आपकी जो रकम हो गई है वो डबल के आसपास तो पहुंच गई है। इस पर आप के लिए व्यू लेते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, पैसे तो देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और इन्होंने बहुत ही स्मार्टली इसमें बाय किया है, मौक़ों का फ़ायदा उठाया है। हमने देखा है कि मैक्स हेल्थ 450 रुपये के आसपास तक ये शेयर अटेम्प्ट करता है, वहाँ से थोड़ा नीचे आता है, फिर से कोशिश करता है। तो उतार चढ़ाव तो बहुत हुए हैं, लेकिन मौके भी अच्छे खासे बने हैं। मैक्स हेल्थ 432 के भाव पर है। अभी कितनी आप अपसाइड देख रहे हैं, और प्रदीप के लिए सलाह क्या होगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है अभिषेक जी, उन्होंने मैक्स इंडिया बीच में बोला था तो मैं थोड़ा सा इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। अगर मैक्स हेल्थ है तो ऑब्वियसली कि हेल्थ अच्छी है, लेकिन अगर मैक्स इंडिया है तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और इस समय अगर मैक्स हेल्थ आपके पास है, आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, 480 तक का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल्स में अगर देखते हैं तो दिग्गज कंपनियों में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर ग्रोथ देखते हैं या फिर आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से भी रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगर 6 महीने 1 साल का व्यू है तो 520-550 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा है, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन अगर मैक्स इंडिया की बात थी तो मुझे लगता है निकलना चाहिए। पर है प्रदीप, बताइए, आपके पास
मैक्स हेल्थ के शेयर है ना? मैक्स इंडिया से डीमर्ज हुई थी ना कंपनी मैक्स हेल्थ केयर। जी, तो आपने खरीदी थी उसको? यस सर। मैक्स हेल्थ ही है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए और इसको होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, हरीश का सवाल आया है, इनके पास है फिनोलेक्स केबल के 10 शेयर 379 रुपए के भाव पर, 456 पर ये ट्रेड कर रहा है फिनोलेक्स केबल का शेयर। और हमने देखा था कि जब अनलॉक वाली थीम चल रही थी, होम रिनोवेशन वाली थीम पे लोगों का भरोसा चल रहा था, तो केबल वायरिंग वाले सेगमेंट के शेयर भी उस वक्त चले थे और अभी तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप मंदार फिनोलेक्स केबल की अगर बात करें तो? अभिषेक जी देखिए, पिछले 2 महीने से तो ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड में है। नीचे की तरफ 438 के लेवल्स पे इसमें सपोर्ट बनता है और ऊपर में 490 492 के लेवल्स पे इसमें रेजिस्टेंस है। अब इनकी जो खरीदारी है वो नीचे की है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो फिलहाल तो ये राय रहेगा कि जब तक ये रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक तो पोजीशन होल्ड करनी है, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। 430 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ जो है ये जब भी 490 492 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो उसके बाद 550 तक के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। ओके, तो ये फिनोलेक्स केबल्स को लेकर आपके लिए राय। पर आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेरी हमारे पास आई है जुनैद मंसूरी, माफ़ कीजिएगा, ये कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है अदानी विल्मार पे, करीब 2430 शेयर्स ये होल्ड करते हैं और 340 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। ओके जुनैद, आपसे समझेंगे कि आपने क्वेरी तो हमारी टीम को भेजी है, पर क्या नज़रिया है अदानी विल्मार पे? लंबे समय के लिए आप इसे होल्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में है, क्या मुनाफा वसूली की जल्दी है आपको? जी मैम, मेरे को कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, फिर भी 1 साल का नजरिया रखना चाहूंगा। ओके, 1 साल का नज़रिया है, पर इतने अच्छे रनअप के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो अभी प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो जाए। रवि जी देखिए, आपने इनका सवाल सुना, अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं और ऑपरेशनल अपडेट भी कंपनी ने जारी किया था। अगले 1 साल के लिए क्या लगता है कि जो मोमेंटम इसने दिखाया है लिस्टिंग के बाद वो बरकरार रहेगा? यहाँ से और रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए या मार्केट का मूड और माहौल देखते हुए थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग की इनको राय देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का व्यू इनका है और इस समय स्टॉक में एक मोमेंटम अभी चल रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट के उतार और चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन पूरी अदानी ग्रुप की पूरी ट्रेड ही बहुत तेजी से चल रही है, बहुत अपवर्ड ट्रेंड है और स्टॉक भी यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी कंटिन्यू रखना चाहिए, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए। ये स्टॉक वापस अगर अपसाइड देखते हैं तो मुझे लगता है 850 के लक्ष्य तक दिखा सकता है। तो अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट निकालना नहीं है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो बिल्कुल बने रहिए। छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, हो सकता है आपको 650 620 के लेवल भी दिखाई दे, लेकिन आपका बाइंग लेवल यहाँ पर 340 का है, तो लंबे समय के लिए लिया है, वो लेवल्स आपके जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो मुझे लगता है आप 850 के टारगेट के लिए यहाँ पर बने रहिए, वेट करिए, उन लेवल्स पर आता है तो जरूर से ईटी स्वदेश में फिर से क्वेरी जरूर करिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी सलाह मानेंगे और उम्मीद करते हैं रवि कि हम फिर से इनको सलाह भी देंगे और आपके साथ ही देंगे। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से एएस रावत हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। रावत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? ठीक है, रावत जी का सवाल हमारे पास आ गया है। इनके पास है बालाजी अमाइंस के 300 शेयर 3582 रुपए के भाव पर। मंदार, हमने देखा था कि जो स्पेशलिटी केमिकल वाली जो कंपनियां हैं वहां पर एक फिर से फॉलो अप बाइंग बहुत ही स्ट्रांग आई थी और ये भी खबरें आई थी कि अब कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो शिफ्ट हो रहा है, फोकस है भारतीय कंपनियों की तरफ। बालाजी अमाइंस हम देख रहे हैं कि पिछले महीने 1.5 महीने में ये थोड़ा शेयर नीचे आया है, 10-15-20% करेक्ट हुआ है। ये अभी अपने सपोर्ट्स के आसपास है या और फिसलेगा? इन लेवल्स पर क्या आपको लगता है कि थोड़ी एवरेजिंग के भी मौके हैं क्या? अभिषेक जी देखिए, बालाजी जैसे आपने कहा कि स्पेशलिटी केमिकल्स में इंटरेस्ट देखने को मिला था, लेकिन समहाउ बालाजी अमाइंस जो है इसमें जो जिस तरीके का एक मूव 2020 और 2021 के बीच में देखने को मिला,
यानी 1-1.5 साल में ये स्टॉक 200 से ये 5,200 रुपए तक चला। तो इस तरीके का रिटर्न जब भी कोई स्टॉक जनरेट कर देता है तब कम से कम 1 से 3 साल के कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, और उसी तरीके का एक ट्रेड हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो पिछले 1 साल से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है। इस कंसोलिडेशन का जो सपोर्ट है वो 2690 के लेवल पे है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 3800 3850 के लेवल्स पे है। तो आज अगर करंट लेवल्स की बात करें 30,060 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से और एक 10% नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अगर पोजीशन होल्ड करनी है तो स्टॉप लॉस जो है वो सपोर्ट के नीचे जाएगा, तो उस केस में 2650 का स्टॉप लॉस होगा कि जो बहुत डीप है। तो मेरी राय तो रहेगी कि फिलहाल तो पोजीशन एग्जिट कर लें। सपोर्ट के आसपास अगर आपको मिलता है तो फिर से आप खरीदारी कर सकते हैं, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस तरीके का व्यू होगा। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी आपका 3 से 5 साल का व्यू है तो फिर उस केस में आप पोजीशन जरूर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगले और 2 साल ये स्टॉक इसी कंसोलिडेशन में बना रहेगा। ठीक है, फिलहाल जो है स्टॉक इसी कंसोलिडेशन में बने रहने की उम्मीद है। किसी भी तरफ एक रेंज ब्रेकआउट करे तो उसके बाद एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि किस तरीके की चाल इसमें हम देखेंगे। पर आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं रितेश शुक्ला। उन्होंने सवाल भेजा है, ये IDBI बैंक पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1450 शेयर्स हैं और 45 रुपीज़ 50 पैसे इनकी बाइंग प्राइस है, और हम आपको बता भी रहे हैं कि क्यों फोकस में है IDBI और IDBI बैंक और साथ ही IDFC फर्स्ट बैंक, क्योंकि जो IDFC फर्स्ट बैंक की होल्डिंग कंपनी है जो कि IDFC लिमिटेड है वो काफ़ी एक्टिव उसको देखने को मिला है, और साथ ही रिपोर्ट्स जो ऑपरेशनल अपडेट के फ्रंट पर आई थी कि कंपनी का जो Q2 अपडेट था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे कासा ग्रोथ बेहतरीन देखने को मिली थी। साथ ही जो अन्य पैरामीटर्स हैं डिसबर्समेंट्स को लेकर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और हम देख रहे हैं कि दोनों ही काउंटर्स नए 52 वीक हाई छू रहे हैं। पर आपसे समझेंगे एक बार मंदार जी कि क्या आप राय रखते हैं IDBI बैंक पे, क्या आपकी राय रहेगी? 45.5 रुपीज़ की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या यहाँ पे इनको बनी रहना चाहिए? सृष्टि जी देखिए, पिछले 2-2.5 साल से तो इस स्टॉक ने परफॉर्म किया नहीं है। तो अगर देखते हैं तो आज भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां पे ये प्री कोविड ट्रेड कर रहा था, यानी 2019 में अगर आप देखो तो इसी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, और आज भी उसी लेवल्स पे। और लॉन्ग टर्म चार्ट भी अगर देखते हैं तो इस स्टॉक में उस तरीके का कुछ इसमें खास इंटरेस्ट एज सच नहीं दिख रहा है। यानी 2010 में इसमें जो एक हाई किया था 200 रुपए का, उसके बाद से तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। पिछले 12 साल से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। हाँ, एक बात सही है कि पिछले 2 साल से ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर पोजीशन और शॉर्ट टर्म चार्ट भी अगर मैं देखूं तो 40 रुपए के आसपास इसमें सपोर्ट बनता है और 48 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 से 5 साल का व्यू रख सकते हैं तो फिर पोजीशन होल्ड करने में समझदारी होगी। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू अगर होगा तो 38 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बैंक को लेकर व्यू मंदार का ये, लेकिन बाजार पर क्या व्यू बन रहे हैं बड़े एक्सपर्ट्स के वो आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा आपको बताते हैं रिकैप कि बाजार में इस वक्त क्या हो रहा है। 17,000 जो लेवल्स हैं उसके आसपास निफ्टी टिका हुआ है, ज़्यादा कमजोरी वहाँ से नहीं हो रही। 16,991 का स्तर है निफ्टी का। सेंसेक्स से 450 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक जो 450 अंक नीचे था एक घंटे भर पहले, वहाँ कमजोरी बढ़ के होगी करीब करीब 450 अंकों की। 600 शेयर हैं इस वक्त हरे निशान में, और उसके मुकाबले डबल से ज़्यादा शेयर हैं लाल निशान में। तो थोड़ा सा आज मंदी वाले खिलाड़ियों का जोर ज़्यादा लग रहा है बाजार की अगर बात करें तो। लेकिन बड़े एक्सपर्ट्स मान क्या रहे हैं, कहाँ पर उनको मौके दिख रहे हैं और यहाँ से चाल कैसी होगी, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी, बताइए क्या नजरिया है? बिल्कुल आशीर्वाद, दिनशा ईरानी जो कि हेलियोस इंडिया से हैं, उनके बाजार पर आउटलुक से करते हैं। उनका ये कहना है कि आने वाले 3 से 4 साल जो हैं वो भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो अच्छी दिखती रहेगी। सितंबर तिमाही हालांकि नतीजों के लिहाज से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कुछ हद तक कमजोरी देखी जा सकती है। इसके अलावा मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक और NBFCs में निवेश का नज़रिया है, उन्हें पॉजिटिव आउटलुक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सुनिए सुब्रमण्यम सुंदरम AMC से हमारे साथ जुड़े थे। बाजार पर
इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन हुआ और इस कॉन्वर्जेशन के टेक अवेज ये थे कि ग्लोबल फैक्टर के कारण बाजार में कुछ दिनों तक टेम्पररी वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑटो, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन स्पेसेस हैं जहां पर सुनील काफ़ी हद तक बुलिश नज़रिया अपनाते हैं। और अंत में मिहिर वोरा जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से हमारे साथ जुड़े बाजार पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने ये कहा कि बाजार में निवेश के लिए सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और सही समय पर अच्छी रिसर्च करने के बाद ही बाजार में उतरने की राय मिहिर की तरफ से आती हुई दिखी। कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स हैं जिस पर मिहिर का पॉजिटिव आउटलुक रहा। वहीं डिफेंस सेक्टर पर भी उन्होंने अपना ओवरवेट नज़रिया जताया। धन्यवाद मानसी। दिग्गजों को कौन से सेक्टर्स अभी पसंद आ रहे हैं वो पूरी लिस्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए उम्मीद है कि वो उन सेक्टर्स पे ध्यान ज़रूर देंगे जो कि इस मार्केट की गिरावट में भी आगे चल के रेजिलियंस दिखा सकते हैं। पर चलिए इसी के साथ श्योर स्टॉक्स के इसी शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। मंदार जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।